नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले चुनाव से जुड़ी हुई हर एक बड़ी खबर आप देखने वाले हैं मेरे साथ चुनावी शंखनाद में रोज शाम 7 बजे। और अब चुनावी शंखनाद को 385 दिन है बाकी। ऐसे में हर एक दल पूरा जोर लगाकर इस वक्त रखा हुआ है चुनावी जीत के मद्देनजर अपने अपने दांव खेलने के लिए। लेकिन बात हम करेंगे अडानी ग्रुप की, जिस पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ है। पूरे विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की। इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई। मतलब साफ है कि आने वाले चुनाव में विपक्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। विपक्ष की रणनीतियां क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बजट सत्र के अगले दिन संसद के दरवाजे खुले तो चर्चा हंगामे में तब्दील हो गई। मुद्दा था 2 दिन पहले तक एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी। अडानी अंबानी के नाम पर लगातार सरकार को घेरने वाले विपक्ष को अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से मानो संजीवनी मिल गई, जिस पर अडानी के गिरते शेयर्स ने आग में घी का काम कर दिया। आज संसद में विपक्षी नेता रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए अड़ गए, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। मांग तो जायज है, इतने बड़े मसला तो इसको और इसका गंभीरता को मद्देनजर हमें जेपीसी की तरफ मांग किए गए है। हमारे पार्टी की तरफ से सरकार हम चाहते हैं कि सरकार इसमें इजाजत दे। हम चाह रहे हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटर्ड ये प्रोब हो कि किस तरीके से इतनी खुली छूट दी गई एक ही ग्रुप को कि इन्वेस्टर्स को एकदम उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दें। अडानी के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की। ये बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसके बाद विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखे हमले किए गए। इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो। कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन है तो देना चाहिए, और जो भी समस्या है, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में कोई भी विषय लेके आप अपने विषय रख सकते हैं, अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं। विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की है। विपक्ष सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय बैंक का पैसा भी अडानी की कंपनी में फंसा हुआ है। इसे बड़े आर्थिक घोटाले का नाम दिया गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, ED और CBI को एक लेटर लिखा गया है। CBI कहाँ है, सेबी कहाँ है, ED कहाँ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे बाकी फाइनेंशियल करप्शन करके, फाइनेंशियल फ्रॉड करके बाकी लोग भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे ये भी भाग जाएंगे। तो लोगों का क्या होगा? उनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए अडानी के। चर्चा पहले करिए, ये चुहलबाजी तो आप बाहर करते रहिएगा ना। अब दिक्कत ये है, जब सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो हर इशू पे डिबेट के लिए तैयार है, डिस्कशन के लिए तैयार है, तो आप उसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? असल में इनकी दिक्कत ये हिट एंड रन। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अडानी के शेयर्स में आई गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। कल एक और सरकार की ओर से बजट का ऐलान हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अडानी के गिरते शेयर स्टॉक मार्केट को हिला रहे थे। सबसे बड़ी मुश्किल, इन शेयर्स में गिरावट से LIC को भारी नुकसान हुआ है। वहीं कई बैंकों का पैसा भी फंस गया है। RBI ने बैंकों से जवाब मांगा है।
कि उन्होंने अदानी को कितना पैसा दिया। इस बीच अदानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब एफपीओ को रद्द कर दिया है और निवेशकों का पैसा लौटाने की बात कही है। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct. कल तक दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप की ओर तेजी से भाग रहे गौतम अदानी आज टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर अदानी का पक्ष लेने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में विपक्ष अदानी के खिलाफ एक के बाद एक आ रही बुरी रिपोर्ट और गिरते शेयर्स के मुद्दे को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसे वो सियासी मुद्दा बनाकर 2024 में भुनाने का मन बना चुका है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अडानी पर चल रहा ये सियासी खेल कहीं न कहीं 2024 चुनाव में विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। वहीं अगले लोकसभा चुनाव के सियासी मैदान में बजट को लेकर भी शंखनाद हो चुका है। मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट पेश होने के बाद अब बजट पर राजनीति गर्मा रही है। बीजेपी इस बजट को अमृतकाल का बजट करार दे रही है और प्लान बना रही है कि बजट की खूबियां देश के नागरिकों तक पहुंचाई जाएंगी। बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को कहा है कि बजट की बातें वो जन जन तक पहुंचाएं। मकसद साफ है कि बीजेपी 2024 में बजट को भुनाना चाहती है, मगर विपक्ष भी कमर कस के खड़ा है। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। भारत देश एक शाइनिंग स्टार जैसे दिख रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है और अगले साल में भी वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट अमृतकाल का बजट है। ये महिलाओं का बजट है, ये आम जनता का बजट है। इसमें किसानों का भला होगा, देश का विकास होगा। सरकार के ये तमाम दावे अब आम जनमानस को समझाने हैं, जिसके लिए सरकार अब अभियान चला रही है, जिसके लिए दिग्गजों ने कमर कस ली है। आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को पंच प्रण से जोड़ने की बात की थी। पंच प्रण में एक प्रण विकसित भारत के निर्माण का भी है और अमृत काल का ये पहला बजट उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है। बीजेपी का ये अभियान 12 दिनों तक चलेगा। इसके तहत प्रमुख केंद्रीय मंत्री 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी बजट की खास बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सेमिनार में हिस्सा लेंगे। जिन राज्यों में बीजेपी शासन में नहीं है, वहां नेता प्रतिपक्ष या अन्य वरिष्ठ नेता बजट का प्रचार करेंगे। देश के सभी जिलों में केंद्रीय बजट पर चर्चा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार आयोजित करने के लिए 9 सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज कई राज्यों में बीजेपी के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट पर सरकार की पीठ थपथपाई। विपक्षी दल हमेशा ही करता है मोदी सरकार की निंदा, ये तो है उनका हमेशा का धंधा। मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा, मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा और विपक्षी दल दिखाई देता है अंधा। इतना बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला ही बजट है। इस बजट में सभी लोगों का ध्यान रखा है। ये बजट जो है, ये बजट मतलब मिडिल क्लास हो, आम आदमी हो और दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सीनियर सिटीजन हो, महिलाएं हो, युवा हो, दिव्यांगजन लोग हो, ऐसे सभी लोगों को बहुत ही अच्छा न्याय देने वाला बजट है। एक और मोदी सरकार बजट की तारीफों के पुलिंदे बांध रही है, तो वहीं विपक्ष को ये बजट समझ में नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घटा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं
उसी में तो इन लोगों ने घटा दिया। तो ये कौन सा चीज है? आई जो बता दिए, आप समझिए कि जो सप्तऋषि की बात की है? हम लोग तो 7 निश्चय किया और उसमें 5 साल करके उसका 7 निश्चय 2 हम लोग शुरू करती है। तो ये सप्तऋषि की बात की है, तो इससे क्या होने वाला? कुछ नहीं है, कोई खास चीज है नहीं। बहरहाल ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में इस बजट का सीधा असर 1 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनावों पर पड़ना है। यही वजह है कि इसकी खूबियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं विपक्ष इसकी खामियों को गिनाकर सियासी मैदान में उतर चुका है। आज तक ब्यूरो। 2024 में बजट का मुद्दा जमकर गूंजेगा, मगर 2024 में कई मुद्दे और हैं जो सर उठा रहे हैं। उन्हीं में से एक मुद्दा है धर्म का। आज आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने उसी मुद्दे की नींव रख दी है। होसबोले ने कहा है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं वो हिंदू हैं, और जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर किसी और धर्म में चले गए हों, आरएसएस उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है, भले ही वो बीफ ही क्यों न खाते हों। ये पूर्वज हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, और यदि वो मतांतरित हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से हो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते। 2024 के समर की सुबुगाहट तो मुद्दों की नींव पड़ने लगी। कहीं मानस पर जंग मची है, कहीं मुसलमान पर, कहीं ओबीसी पर, कहीं दलितों पर। इसी कड़ी में आरएसएस की ओर से हिंदू का मुद्दा उछाला गया है। जयपुर में बिड़ला ऑडिटोरियम के दीनदयाल स्मृति व्याख्यान में आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जो भारत में रह रहा है हर वो आदमी हिंदू है। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं। वो आज कौन से पूजा पाठ करता है, उनके क्या अभिपंथ है, वो हमारे विचार नहीं है। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं। जो स्वयं को हिंदू मानता है वो हिंदू है। और तीसरा भी एक है, हम जिनको हिंदू कहते हैं वो हिंदू है। चुनाव में धर्म का तड़का हमेशा से लगता रहा है। राजनीति को धर्म वाली सियासत रास आती रही है, लेकिन संघ की ओर से सिर्फ यही नहीं कहा गया कि जो भारत में रह रहा है वो हिंदू है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर संघ ने ऐलान किया है कि जिन लोगों ने किसी भी कारणवश धर्मांतरण किया, भले ही वो अब बीफ खाने लगे हैं, मगर फिर भी अगर वो हिंदू धर्म वापस अपनाना चाहते हैं तो संघ उनकी घर वापसी के लिए तैयार है। वो हिंदू हैं, और यदि वो मतांतरित हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। ये गुरुजी ने एक हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को, शंकराचार्यों को समझाया। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से हो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं। संघ का ये बयान आया तो राजनीति के गलियारे में बहस छिड़ गई। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि सवर्ण हिंदू तो विदेशी हैं, वो विदेश से आए हैं। भारत वास्तव में सिर्फ शूद्र और द्रविड़ों का देश है। नहीं, भारत में रहने वाले, असल भारत के रहने वाले जो थे वो शूद्र, दलित, द्रविड़, रेड इंडियंस ये थे, जंगलों में रहते थे। सेंट्रल एशिया से लोग आए, उन्होंने ये हिंदू मजहब डेवलप हुआ। ओरिजिनल इंडियंस कौन है आपको मालूम नहीं है? वो शूद्र हैं, सब दलित हैं, द्रविड़ हैं, ये सब लोग थे। समाजवादी पार्टी ने आरएसएस के बयान का काउंटर निकाल लिया है, लेकिन बीजेपी के नेता आरएसएस के बयान से वास्ता रखते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू ही है। सबका डीएनए एक है, क्योंकि प्रमाणित के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मौलवी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अगरा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित, चाहे वंचित हो, जब किसी कोई लोग बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर का खून उनको जाता है, उनके शरीर का खून उनको मिलता है। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कोई ये व्यक्ति नहीं कहता कि हमको मौलाना का ही खून चाहिए, हमें ब्राह्मण का ही खून चाहिए, हमें यादव का ही खून चाहिए। वहाँ ब्लड एक है, यानी हम सबों का ब्लड एक है, हम सब हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू है, ये मेरा मानना है।
लोकसभा चुनावों में अभी साल भर का समय है। जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में हिंदू वाला ये मुद्दा गरमाएगा और इस पर सियासत भी जोरदार होगी। संघ का ये बयान राजनीति के गलियारों में लंबे समय तक गूंजेगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुत्व का मुद्दा तो उछाल दिया गया है, मगर धर्म के साथ साथ जाति वाली राजनीति भी सर उठाए है। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो विवादित टिप्पणी की थी, उसका असर थमने का नाम नहीं ले रहा। जगह जगह समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मगर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ खड़ी है। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी 2024 में ओबीसी के साथ साथ दलित कार्ड भी खेल रही है। रामचरितमानस के कुछ अंश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो चिंगारी जलाई थी, वो अब विरोध की आग बनकर धधक रही है। बाराबंकी में लोगों का विरोध प्रदर्शन देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला बनाया गया है। पुतले को जूतों की माला पहनाई गई है। मांग की जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन। शूद्र हिंदू नहीं है क्या वो रामायण का पाठ नहीं करते? अगर हम रामायण का पाठ कर रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से हम पूछ के करेंगे, क्या वो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं? समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिनके पिताजी अखिलेश यादव के पिताजी, जिनको मौलाना मुलायम कहा गया, आज अखिलेश ने उन्होंने जो काम किया है, रामचरितमानस के विरोध करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। समाजवादी पार्टी का पतन निश्चित है और हिंदू समाज इसका जो है बदला लेके रहेगी अपने वोट के माध्यम से। प्रतापगढ़ में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। मिर्जापुर की तस्वीरें देखिए, जहाँ विंध्यवासिनी के दरबार में स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के लिए बुद्धि शुद्ध यज्ञ का आयोजन किया गया है। मंत्रोच्चार के साथ कामना की जा रही है कि स्वामी को बुद्धि आए। हमारे धर्म के विरुद्ध टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कुंठित मानसिकता से भरे हुए हैं, उनके खिलाफ सद्बुद्धि शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया गया है। हम सभी मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे नेताओं को मां सद्बुद्धि प्रदान करें और देश में जो भी इनके खिलाफ कानून की प्रक्रिया है, कानून प्रक्रिया के तहत इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। आगरा में बजरंग दल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका गया। बजरंग दल ने ऐलान किया कि आगरा में वो स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। मैं कहना चाहता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कि जब नाश मनुष्य में चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। यही कारण हुआ है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। आप लोगों के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को कि वो आगे खुले मंच से माफी मांगे, नहीं तो अगर उनमें हिम्मत है तो इस आगरा में अपना कोई कार्यक्रम करके दिखाएं। बजरंग दल उन्हें खुली चेतावनी देता है। अयोध्या में तो संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला। स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में संतों ने मार्च निकाला। संत मांग कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हर वर्ग के लोग इसमें थे, दलित भी थे और इसमें जो है तो ओबीसी के लोग भी थे, महिला, सब लोग मिल करके जो है उसका पुतला दहन किया। उसको पार्टी से निष्कासित करने की हम लोगों ने मांग किया है। साथ ही साथ में हम लोगों ने ये मांग किया कि जब अन्य धर्म के विषय में कोई टिप्पणी करता है तो देशद्रोह लग जाता है और हमारे धर्म की प्रतियां जलाई जा रही हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर देशद्रोह क्यों नहीं लग रहा है? इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो, उसके तहत कार्रवाई की हम लोगों ने मांग किया है। बीजेपी तो पहले से ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर है। यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को अधर्मी कह रहे हैं। जो धर्म के खिलाफ बोलता है उसे अधर्मी कहा जाता है और जो धर्म पर टीपा टिप्पणी करता है उसे अधर्मी कहा जाता है। अब स्वामी मत कहिए, अधर्मी स्वामी कहिए तो चलेगा, अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आज इस तरीके का प्रमोशन से पता चला सपा राम विरोधी है, कभी गोली चलवाती है, कभी गोली से लोगों को प्रमोशन देती है। तो आज राम विरोधी जितने लोग हैं उनके किस जनता कहां पहुंचा रही 70 साल से आगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार देखकर समाजवादी पार्टी मुद्दों से भटकाना चाहती है, इसीलिए ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं। मगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से एक बड़ा वर्ग आहत है। जिन चौपाइयों से दिक्कत है उन्हें मानस से निकालने में हर्ज क्या है? देखिए, जहाँ तक सवाल रामचरितमानस का है तो समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है।
उसमें कुछ शब्द या कोई एक चौपाई, दो चौपाई ऐसी हैं जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है। महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े दलित आदिवासी आहत होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। और मुझे ये भी भरोसा है कि आज खुद गोस्वामी तुलसीदास जी होते और उनको लगता कि एक हिंदू का बड़ा तबका उनकी किसी बात से, किसी चौपाई से इतना आहत है, तो वो खुद रामचरितमानस से उस चौपाई को हटा देते। समझना बहुत आसान है कि 2024 के चुनाव में रामचरितमानस का मुद्दा जोरदार ढंग से उछाला जाएगा, क्योंकि इस एक मुद्दे में जाति आधारित राजनीति के बीज है और जाति की जंग चुनावों में अक्सर कारगर साबित होती है। आज तक ब्यूरो।